इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट हियरिंग। तो यहाँ पर हम ईयर की एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी और उसके बाद फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ ईयर से। सो दिस इज़ द डायग्राम जो कि ईयर की एनाटॉमी को शो कर रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईयर को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में सबसे पहले आता है ऑरिकल, जो कि विजिबल पोर्शन होता है और ये स्किन से कवर्ड रहता है। ऑरिकल इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें अपर पोर्शन को बोलते हैं हेलिक्स और लोअर हैंगिंग पोर्शन को बोलते हैं लोब्यूल। ऑलराइट, उसके बाद ऑरिकल कंटिन्यू होता है एक ऑडिटरी कैनाल में, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एंड होता है एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये ईयर ड्रम कनेक्ट करता है आउटर ईयर को मिडल ईयर से। तो यहाँ पर आउटर ईयर ख़त्म हो जाता है ईयर ड्रम पे और स्टार्ट होता है मिडल ईयर। ऑलराइट, मिडल ईयर के अंदर आते हैं 3 ईयर ऑसिकल्स, दैट इज मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। इन तीनों को ऑर्डर में याद करने के लिए हम एक एब्रीवेशन को याद रखेंगे, दैट इज मिस, MIS। इस तरीके से हम इन तीनों को ऑर्डर में याद कर सकते हैं। ये तीनों जो होती हैं, ये तीनों बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये, और इनमें भी सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्टैपीज। ऑलराइट, इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको कुछ और भी नाम दिए गए हैं। तो मैलस को हैमर बोला जाता है, इनकस को एनविल और स्टेपीज को स्टीरअप भी बोला जाता है। ये तीनों आपस में आर्टिकुलेट करती हैं और जॉइन रहती हैं इस तरीके से एक दूसरे से। तो मैलस का जो हेड होता है वो इनकस की बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करेगा और इनकस आर्टिकुलेट करता है स्टेपीज के हेड के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से एक आर्टिकुलेट फैशन में एक दूसरे से अटैच रहती हैं। आफ्टर दैट स्टेपीज जहाँ एंड अप करती है उस पोर्शन को बोलते हैं ओवल विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है ओवल विंडो। तो यहाँ पर मिडल ईयर ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर आती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो नर्व प्रेजेंट है उनको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व 8, जो कि सिग्नल्स लेकर जाती हैं ब्रेन तक। ये यहाँ पर एक ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक राउंड विंडो। राउंड विंडो को सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। यहाँ पर ईयर ड्रम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो ये राउंड विंडो होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो ये हो गया इनर ईयर। अब हम इनर ईयर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो दिस इज इनर ईयर, और जहाँ पर हम इनर ईयर के पोर्शंस को स्टडी करेंगे। तो इनर ईयर 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। तो इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, जबकि हम बात करें कोक्लिया की तो इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं हियरिंग के लिए। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होती है नंबर में, दैट इज एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है इनर ईयर का मिडल पोर्शन, जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है ये ओवल विंडो, जहाँ पर स्टेपीज ख़त्म हो रहा है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स की एंडिंग में एक स्वेलन पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ये सब एम्प्यूला है जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ ये नीचे की तरफ एक राउंड विंडो प्रेजेंट है, और उसके बाद हम बात करेंगे कोक्लिया की। तो कोक्लिया एक स्नेल की बॉडी की तरह दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो 3 कैनाल्स का एक राउंड अप होता है जिससे कोक्लिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसके एक सेक्शन को अगर कट करते हैं तो उसकी स्टडी हम करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 3 चैनल्स होते हैं कोक्लिया के अंदर, दैट इज स्केला टिम्पेनाई, कोक्लियर डक्ट एंड स्केला वेस्टिबुलाई। सो यहाँ पर अगर हम ये जो 3 कैनाल्स प्रेजेंट हैं इनको ओपन अप स्ट्रक्चर में यानी स्ट्रेट स्ट्रक्चर में स्टडी करें तो हम इन तीनों कैनाल्स को बहुत इजीली स्टडी कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कोक्लिया का वो डायग्राम जहाँ पर हम इन कैनाल्स को इन स्ट्रेट स्टडी कर पाएंगे उस डायग्राम को देखेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम जहाँ पर
कोक्लिया को एक ओपन पोर्शन में हम स्टडी करेंगे। तो ये मिडल ईयर है जिसमें ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, ये मैलस, इनकस और ये स्टेपीज। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं कोक्लिया में। तो कोक्लिया में मैंने आपको बताया कि 3 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई, कोक्लियर डक्ट एंड स्केला टिम्पेनाई। तो जहाँ पर ओवल विंडो का एंड होता है वहाँ से जो चैनल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, उसके बाद जो चैनल एंड होता है राउंड विंडो में यानी कि सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। और ये दोनों फिल्ड रहते हैं पेरिलिम्फ से। एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच में जो चैनल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोक्लियर डक्ट। तो ये जो पूरा कलरफुल पोर्शन है ये कोक्लियर डक्ट है और ये फिल्ड रहता है एंडोलिम्फ से। ठीक है, अब स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनाई से सेपरेटेड रहता है सारे में, लेकिन एक पोर्शन को छोड़कर खाली। ठीक है, तो बीच में हमेशा कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट होगी, लेकिन कोक्लियर डक्ट का जो एपिक्स वाला पोर्शन होगा वहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई दोनों आपस में मिल जाते हैं और उस पोर्शन को बोला जाता है हेलिकोट्रेमा। ठीक है, तो ये हेलिकोट्रेमा है, ये स्केला हमारा वेस्टिबुलाई है, ये स्केला टिम्पेनाई है, ये कोक्लियर डक्ट है जो कि एंडोलिम्फ से फिल्ड है। और एंडोलिम्फ रिच होता है पोटेशियम आयंस से। ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि स्केला वेस्टिबुलाई को कोक्लियर डक्ट से सेपरेट करती है और उस मैम्ब्रेन को बोलते हैं वेस्टिबुलर मैम्ब्रेन। याद रखने का तरीका है, स्केला वेस्टिबुलाई इसमें लगा हुआ है, तो वेस्टिबुलर मैम्ब्रेन से ही ये सेपरेटेड रहती है टू कोक्लियर डक्ट। ठीक है, उसके बाद जिस मैम्ब्रेन से स्केला टिम्पेनाई सेपरेटेड रहती है कोक्लियर डक्ट से, उसको हम बोलते हैं बेसिलर मैम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गई बेसिलर मैम्ब्रेन। और कोक्लियर डक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है स्पाइरल ऑर्गन। तो ये वाला पोर्शन सारा स्पाइरल ऑर्गन को शो कर रहा है और स्पाइरल ऑर्गन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है एक मैम्ब्रेन जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मैम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे दूसरे डायग्राम में। ऑलराइट, और यहाँ पर ये है ऑडिटरी ट्यूब। अब आ जाते हैं वापस से इनर ईयर के सेक्शन की तरफ। तो ये यहाँ पर सेंटर में शो हो रहा है हेलिकोट्रेमा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा साउंड वेव्स का स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पेनाई में। ठीक है, किसके थ्रू? हेलिकोट्रेमा के थ्रू। सो ये डायग्राम हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डायग्राम की, जिसमें हम 1 टर्न ऑफ कोक्लिया के जो पूरे का पूरा सेक्शन होता है, ठीक है, उस सेक्शन की स्टडी करेंगे। ये ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिबुलाई प्रेजेंट है, नीचे स्केला टिम्पेनाई प्रेजेंट है और ये बीच में जो प्रेजेंट है पोर्शन उसको बोलेंगे कोक्लियर डक्ट। इसके पास पेरिलिम्फ है, इसके पास भी पेरिलिम्फ है और कोक्लियर डक्ट जो है वो हमारी एंडोलिम्फ से फिल्ड है। ऑलराइट, तो स्केला वेस्टिबुलाई वेस्टिबुलर मैम्ब्रेन से सेपरेटेड है, किससे? कोक्लियर डक्ट से, जबकि स्केला टिम्पेनाई बेसमेंट मैम्ब्रेन के थ्रू, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, कोक्लियर डक्ट से सेपरेटेड है। ठीक है, अब बात करेंगे कोक्लियर डक्ट की। तो कोक्लियर डक्ट के अंदर ये पूरा स्पाइरल ऑर्गन, जिसको ऑर्गन ऑफ कोटाई भी बोला जाता है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स, और हेयर सेल्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती है इनर हेयर सेल जो कि सिंगल नंबर में प्रेजेंट होती हैं, और दूसरी होती हैं आउटर हेयर सेल जो कि 3 के पेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये इनर हेयर सेल है और ये 3 के पोर्शन में प्रेजेंट है, ये आउटर हेयर सेल है। ठीक है, इनके ऊपर प्रेजेंट होती है टेक्टोरियल मैम्ब्रेन। ये पूरा टेक्टोरियल मैम्ब्रेन को शो कर रहा है और इनके आसपास में ये सब जो सेल्स हैं ये सब सपोर्टिंग सेल्स हैं। ऑलराइट, उसके बाद ये सिग्नल जिसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे वो होगी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व 8। तो यहाँ पर ये हेयर बंडल प्रेजेंट है ऊपर की तरफ। तो इन हेयर सेल्स की जो बॉडी होती है वो बेसिलर मैम्ब्रेन पर लाई करती है और ये जो हेयर बंडल होते हैं वो टेक्टोरियल मैम्ब्रेन में फिटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 1 सेक्शन ऑफ कोक्लिया का डिस्कशन। ये यहाँ पर पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई है, यानी स्पाइरल ऑर्गन है। ठीक है, अब हम इस हेयर सेल के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने 2 हेयर सेल्स की डिटेल को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ऊपर हेयर बंडल प्रेजेंट होते हैं ये 40 to 15 नंबर होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ हेयर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई में वो होती है नियर अबाउट 16,000। तो ये सब
जो यहाँ पर ये पोर्शन है थ्रेड लाइक, इनको सबको बोला जाता है स्टीरियोसीलिया। ठीक है, तो स्टीरियोसीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टीरियोसीलिया होगा उसको बोलते हैं काइनोसीलियम। ठीक है, तो ये काइनोसीलियम है, ये काइनोसीलियम है, और ये सब स्टीरियोसीलिया है। उसके बाद ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो साइड में सारी सेल्स हैं ये सब सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हेयर सेल्स हैं, और ये नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती हैं साउंड सिग्नल्स से। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा एनाटॉमी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फिजियोलॉजी को। तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव एंटर करेंगी ऑरिकल के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और उसके बाद वो पहुँच जाएंगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पहुँचेंगी तो उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होगा बैक एंड फोर्थ। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लोली वाइब्रेट करेगी लो फ्रीक्वेंसी और लो पिच की साउंड्स के लिए, जबकि रैपिडली वाइब्रेट करेगी हाई पिच की साउंड्स के लिए। बाद साउंड वेव्स पास होंगी ईयर ऑसिकल्स के थ्रू यानी मैलस के थ्रू इनकस तक, और इनकस के थ्रू वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगी स्टेपीज तक, जिसकी वजह से स्टेपीज का वाइब्रेशन होगा। स्टेपीज के वाइब्रेशन के बाद ओवल विंडो तक ही वाइब्रेशन पहुंचेंगी, और वहाँ पर जो वाइब्रेशंस होती है वो 20 टाइम्स ज़्यादा विगरस होती है ईयर ऑसिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस पोर्शन के बाद जो साउंड वेव्स हैं वो फ्लूइड प्रेशर सेटअप करेंगी पेरिलिम्फ में कोक्लिया के। तो पेरिलिम्फ हमें पता है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर विंडो की बल्जिंग होगी अंदर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से वो पेरिलिम्फ को पुश करेगा स्केला वेस्टिबुलाई के, और इस तरीके से जो प्रेशर वेव्स हैं वो स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पेनाई तक पहुंच जाएंगी, और उसके थ्रू पहुंचेंगी फिर वो राउंड विंडो तक। तो राउंड विंडो की बल्जिंग होगी अंदर की तरफ मिडल ईयर की, और इन सब वाइब्रेशन की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रेशर वेव्स हैं ये क्या करेंगी, ये कोक्लियर डक्ट के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये प्रेशर वेव बेसिलर मेम्ब्रेन का भी वाइब्रेशन करेगी, जिसके वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्पाइरल ऑर्गन और वी कैन से ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, उसके अंदर जो हेयर सेल्स है उनका वाइब्रेशन होगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। ऑल्सो बेसिलर मेम्ब्रेन में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स के लिए जो कोक्लिया की बेस वाला पोर्शन होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का, वहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। जबकि हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स की, तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन का कोक्लिया के एपिक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए। अब हम हेयर सेल की स्टीरियोसीलिया का जो वाइब्रेशन होता है इस पोर्शन में उसको डिस्कस करेंगे। बेसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से हेयर बंडल्स का वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये हेयर सेल्स हैं, और हेयर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया में जो लॉन्गेस्ट स्टीरियोसीलिया होता है उसको काइनोसीलियम बोलते हैं। ऑलराइट, और एक टिपलिंग प्रोटीन स्टीरियोसीलिया की टिप पर प्रेजेंट होता है, जो कि सारे स्टीरियोसीलिया को जॉइन करता है टिप्स पर। ठीक है, ये क्या करता है, एक मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल जिसको ट्रांसडक्शन चैनल बोलते हैं उसको ओपन और क्लोज करता है। अब वो डिपेंड करता है बेंडिंग पर। तो सारे स्टीरियोसीलिया अगर लॉन्गेस्ट स्टीरियोसीलिया यानी काइनोसीलियम की तरफ बैंड कर जाते हैं, तो जो टिपलिंग प्रोटीन है वो ट्रांसडक्शन चैनल्स को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से एंडोलिम्फ में जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट है वो हेयर सेल के साइटोसोल में एंटर कर जाएंगे, और वहाँ पर डीपोलराइजेशन करेंगे। डीपोलराइजेशन इस तरीके से हेयर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्प्रेड हो जाएगा, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा, जो कि हेयर सेल के बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम का रिलीज होगा, और ये कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करेगा साइनेप्टिक वेसिकल्स का। अब इन साइनेप्टिक वेसिकल्स से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट की, यानी कि अगर स्टीरियोसीलिया ऑपोजिट डायरेक्शन में बैंड करते हैं, यानी काइनोसीलियम से ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में बैंड करते हैं, तो ये जो ट्रांसडक्शन चैनल है टिपलिंग प्रोटीन इन्हें क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगा। ठीक है, और हाइपर पोलराइजेशन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रिड्यूस कर देता है हेयर सेल्स से। ठीक है, इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर से नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन होता है, जो कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व 8 के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ऑलराइट।